बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अम्मा यतसालून अनिन नबाइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीहि वालेकुम अस्सलाम। मुख्तलिफ़ून कल्ला सर की सयाल। आवाज़ आ रही? आवाज आ रही है किसी नहीं जी, नहीं, तिलावत हमें कर नहीं आ लेते रही। हैं। आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा जी यतसालून अनिन नबाइल अज़ीम अल्लज़ीना हुम फ़ीहि मुख्तलिफ़ून कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून अलम नजअलिल अर्ज़ मिहादन वल जिबाल औतादा व खलक़नाकुम अज़वाजन व जअलना नौमकुम सुबाता व जअलना अल-लैला लिबासन व जअलना अन-नहारा मआशा। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। ये लोग किस चीज़ के बारे में पूछ गुछ कर रहे हैं? उस बड़ी ख़बर के मुतालिक जिसके बारे में ये इख्तिलाफ़ कर रहे हैं। यकीनन ये अभी जान लेंगे, फिर बिल यकीन उन्हें बहुत जल्द मालूम हो जाएगा। क्या हमने ज़मीन को फ़र्श नहीं बनाया और पहाड़ों को मेखें नहीं बनाया, और हमने तुम्हें जोड़ा जोड़ा पैदा किया, और हमने तुम्हारी नींद को आराम का सबब बनाया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हदीस मुबारक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई बंदा ज़िक्र व नमाज के लिए मस्जिद को ठिकाना बना लेता है तो अल्लाह ताला उसकी तरफ रहमत की नज़र फरमाता है, जैसा कि जब कोई गायब आता है तो उसके घर वाले उससे खुश हो जाते हैं। जी, आवाज़ क्लियर है? जी सर। जी, जज़ाकल्लाह। अच्छा, आप में से किसी स्टूडेंट को कोई चेक करे, साइमा अपना माइक ऑफ कर दें। आप जी ओके। आपके पास किसी स्टूडेंट के पास ये स्टूडेंट को, जो स्टूडेंट वेटिंग में है, इनको ऐड करने का ऑप्शन आ रहा है? जी। जी सर है। अच्छा, आ रहा नाज़मीन है। आप ना ये काइंडली ऐड करती जाएं, जो भी स्टूडेंट वेटिंग में आते जाएंगे ना, तो उनको काइंडली ऐड करती जाइएगा। मैं चूँकि स्क्रीन इनलार्ज करता हूँ तो जी फिर सर। मेरे पास ये ऐप शो नहीं होती, तो फिर मुझे वापस इसका साइज़ जो है वो कम करना पड़ता है, फिर मुझे वापस यहाँ पे आना पड़ता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप काइंडली इनको ऐड करते जाइएगा। थैंक यू सो मच। जी, सवाल हुआ है स्टार्ट में कि सर आपने मैसेज किया ग्रुप में कि इम्पोर्टेंट चीज़ें भी आप डिस्कस करेंगे। जी, इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे एटलीस्ट 3 पेपर्स हम डेली डिस्कस करें, और इसके साथ साथ एक या दो चैप्टर, कम से कम 2 चैप्टर के हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो इंशाल्लाह ताला हम जो है टू द पॉइंट ब्रीफली सिर्फ डेफिनेशन और इम्पोर्टेंट चीज़, वो इंशाल्लाह वो भी हम जो है कोशिश करेंगे कि डिस्कस करें। तो हम स्टार्ट करते हैं पीपीएससी के पास्ट पेपर से। मेरे पास इस वक्त अवेलेबल जो पास्ट पेपर हैं वो 12 हैं जो सॉल्व फॉर्म में हैं। इसके अलावा 3-4 ऐसे हैं जो सॉल्व फॉर्म में नहीं हैं। उसको उनको सॉल्व करके जो है वो टाइप करने का टाइम भी इस वक्त मेरे पास नहीं है। लेकिन मेरे प्लानिंग में ये चीज़ शामिल थी कि अगर एग्ज़ाम जो है वो जुलाई में होता है तो फिर मैं उन सब को जो है वो इसमें शामिल कर देता। बहरहाल ये किस्मत और नसीब की बात है। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें। टाइम हमारे पास बहुत कम है, तो कोशिश करेंगे कि ऑब्जेक्टिव स्टडी करें। जो स्टूडेंट बैच 6 तक पढ़ते आए हैं उनको तो कोई इशू नहीं है, उनकी तो तैयारी जो है वो अच्छी तरह से हो चुकी थी। मसला उन स्टूडेंट्स का है जिन्होंने रिसेंटली सेशन ज्वाइन किया था इसी महीने या पिछले महीने, तो उनकी तैयारी जो है उस तरह से नहीं हो हम मैं करा सका 1 हफ़्ते या 10 दिन में, जिस तरह से पिछले बैचेस के स्टूडेंट के साथ मैं अटैच रहा हूँ। बहरहाल कोशिश यही होगी इंशाअल्लाह ताला कि जितना मैक्सिमम हो सके अब हम ऑब्जेक्टिव पे फोकस करें। इसमें ये जो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसमें 12 मॉडल पास्ट पेपर हैं सॉल्व फॉर्म में, वो डिस्कस किए जाएंगे। उसके बाद 10 मॉडल पेपर है मेरे अपने बनाए हुए, वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ये 22 पेपर हो गए। इन जी, इन 22 पेपर के अलावा जी सर अगर ये आपके पास सॉफ्ट फॉर्म में है तो काइंडली ये सेंड कर दें ताकि इजीली हो जाए। जी मैं भेज दूंगा, ठीक है, सॉफ्ट थैंक में यू भी सर। मैं भेज दूंगा। क्लास के बाद, आज क्लास के बाद भेजूंगा, आइंदा क्लास से पहले भेजूंगा। आज थोड़ी मसरूफियत ऑफिस में मसरूफियत की वजह से मैंने सिर्फ जो है ना एक पेपर की वो बनाई है सॉफ्ट फॉर्म। कल इंशाल्लाह ताला सारे पेपर्स की मैं बना के शेयर कर दूंगा। जी, मैं बात कर रहा था कि सर जी रिवाइज कर 22 पेपर कहाँ से स्टार्ट? अभी स्टार्ट नहीं किया, आप लोगों का वेट ही कर रहे थे। 22 पेपर हम डिस्कस करेंगे जिसमें 12 पास पेपर, 10 मॉडल पेपर हैं। इसके अलावा इंशाल्लाह ताला
कुछ और वेबसाइट से या बुक से जो मेरी बुक से अलावा हैं, मैंने कोशिश की अपनी बुक में मैक्सिमम जो है वो शामिल करूं पास पेपर। जिनको मैंने बुक भेजी है तो बुक में 10 मॉडल पेपर हैं, दो मैंने 2-3 दिन पहले जो है वो मज़ीद ऐड की हैं अगले एडिशन के लिए और आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। मैं प्लानिंग बता रहा था 12 पास पेपर, 10 मॉडल पेपर, ये 22 पेपर हो जाएंगे। और इनके अलावा इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि आइंदा जो है वो ऑब्जेक्टिव जितना हो सके मैक्सिमम एमसीक्यूज़ हम डिस्कस करें। आपको ये इस डिस्कशन में जहाँ पे समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं, अपनी इनपुट दे सकते हैं। आप लोगों ने इसमें थोड़ा सा अटेंटिव बैठना है क्लास में। मेरी जो डिस्कशन होगी वो सिर्फ उस स्टेम या उस क्वेश्चन पर महदूद नहीं रहेगी। मैं इसके साथ साथ थोड़ा बहुत और भी चीज़ें आपको बताऊंगा कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ सकता है, जो क्वेश्चन पूछा गया है इससे रिलेटेड, और जो कॉन्सेप्ट हैं उनसे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं या आ सकते हैं, ये बातें। और लास्ट बात, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। हमारी जो है कोशिश मेरी ये होगी कि डेली आपको एटलीस्ट 2 चैप्टर जो है उनको ब्रीफली डिस्कस किया जाए और उनमें जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन चैप्टर्स के अंदर वो भी डिस्कस की जाए। कोशिश हम करेंगे आज जितने मैक्सिमम पेपर हो सकते हैं। स्टूडेंट की तरफ से सजेशन आई है कि क्लास 2 करें। कल इंशाल्लाह फिर क्लासेस हम 2 कर लेंगे। एक क्लास में हम पास पेपर डिस्कस करेंगे 3 से 4 मॉडल पेपर, और दूसरी क्लास में हम इंशाल्लाह ताला हमारी डिस्कशन जो है वो इम्पोर्टेंट जो हैं टॉपिक्स हैं उनके ऊपर होगी कल से इंशाल्लाह ताला। आज हम जो है वो कोशिश करेंगे जितने मैक्सिमम हो सके 3 हो जाएं या 4 हो जाएं, पास पेपर डिस्कस करेंगे। स्लाइड्स शो हो रही हैं? यस सर। सर जी। जी सर जी, ये जो आपने टेस्ट का लिंक शेयर किया है, इसमें सर टेस्ट हैं मेरे ख्याल में 12 से 15, और हर टेस्ट जो है ना 30-35 एमसीक्यूज पे मुश्तमिल है। जी तो सर ज्यादा कर सकते हैं एमसीक्यूज सर? फ़िलहाल टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं जो है वो ऐड करूं, फ़िलहाल इतने ही हैं। बाकी ये यहाँ पे मौजूद हैं काफ़ी सारी, ये तकरीबन 2000 एमसीक्यूज़ हैं जो हमने अब डिस्कस करने हैं इन 22 पेपर्स के अंदर। तो वो बाकी फिर सर हाँ, वो भी सर शेयर तो करना टेस्ट फुल। सेशन कब स्टार्ट होगा? टेस्ट सेशन का वो मैंने कब देंगे? आपको लिंक शेयर कर दिया है। आप अपनी मर्ज़ी से उसमें टेस्ट देखें, चैप्टर की तैयारी करें, टेस्ट देखें, टेस्ट दें, जो जैसे आपको बेहतर लगे। सर जी, तो ये टेस्ट हाफ बुक अगर या आप फुल लोगों बुक के के नहीं अगर मिलेंगे आप सर? लोगों के क्वेश्चन एंड पे अगर मैं देख लूँ तो डिस्कशन को स्टार्ट कर दें। ठीक हो गया सर। हाँ जी। जो आप कह रहे हैं कि हाफ बुक और फुल बुक के टेस्ट, हाफ बुक के टेस्ट जो है वो उसमें शामिल हैं, जो मैंने आपको लिंक भेजा है। फुल बुक के ये जो टेस्ट अभी हम देखने जा रहे हैं ये सारे फुल बुक पेपर हैं, ठीक है, 22 के 22 ये फुल बुक हैं। हाफ बुक वाले मैंने आपको या चैप्टर वाइज जो थे वो आपको शेयर किए हुए हैं। जी ठीक हो गया स्टार्ट सर। करें जी। जो क्वेश्चन है कोशिश कीजिएगा कि आप लोग एंड पे करें। जो इस तरह के हैं, जो टॉपिक से रिलेटेड हैं वो ज़रूर करें, जो टॉपिक से रेलिवेंट नहीं है वो आप एंड पे रखें, ताकि हमारा जिस मकसद के लिए हम डिस्कशन कर रहे हैं वो हम जारी रखें। बाकी टेस्ट के 11 टेस्ट के लिंक मैंने आपको शेयर किए हुए हैं। आप अपनी मर्ज़ी से वो जो लिंक हैं उसमें से जो टेस्ट देना चाहें वो दे सकते हैं। अभी अगर मैं आपका स्केजूल बनाऊं डेली बेस पे तो आप लोगों के लिए आप उसको फॉलो नहीं कर सकेंगे। एक दिन में कोई एक स्टूडेंट चैप्टर पूरा कर सकता है, कोई नहीं कर सकेगा। तो आप अपनी मर्ज़ी से स्केजूल बना लें। टेस्ट मैंने आपको चैप्टर वाइज हाफ बुक और फुल बुक के लिंक के थ्रू भेज दिए हैं। जी नहीं स्टार्ट सर, हम करते हैं। खुद कर लेंगे। जी स्टार्ट करते हैं। पीपीएससी पास पेपर, ये पेपर नंबर 1 है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, चार्टर एक्ट वाज प्रेजेंटेड इन 1813। 1800 जो है 13 में चार्टर एक्ट जो है ये पास हुआ था। ये चार्टर एक्ट, इसके बाद जो है इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन, चार्टर एक्ट कब हुआ? 1813। दूसरा सवाल आ सकता है कि ये चार्टर एक्ट जो है ये कितने साल नाफिज नहीं रहा था? 10 साल। तीसरा क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ सकता है कि चार्टर एक्ट जो है ये कब जो है एबॉलिश हुआ था? ये 1833 में हुआ था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये क्वेश्चन आ सकता है कि दूसरा चार्टर एक्ट कब पेश हुआ? 1833 में हुआ था, ठीक है। तो ये चार्टर एक्ट से रिलेटेड यही 3 या 4 सवाल आपसे
पूछे जा सकते हैं रिटन एग्ज़ाम में। उसके बाद है चार्ल्स वुड डिस्पैच। 1813 में 1813 में चार्टर एक्ट। जी सर खत्म कब हुआ था, एबॉलिश कब हुआ था चार्टर एक्ट? 1800 जो है 33 में सेकंड जो ये है ये आया था, उस वक़्त फर्स्ट ख़त्म हुआ था चार्टर एक्ट 1813। 1823 में नहीं था सर? जी 1823 में नाफिज हुआ था, 1833 में ख़त्म हुआ था, दूसरा चार्टर एक्ट आया था। जी उसके बाद अगला क्वेश्चन है चार्ल्स वुड डिस्पैच केम आउट इन 1854। 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पैच, इसको इस जो है क्या कहा जाता है, इसके लिए एक और वर्ड यूज़ किया जाता है, वो कौन सा? इसका एक और मैग्ना नाम कार्टा। Yes, मैग्ना इसको कार्टा। मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और इसका सबसे जो मेजर इम्पैक्ट था वो क्या था, कितनी यूनिवर्सिटीज़ और किस साल बनाई जाने की तजवीज़ पेश की गई थी इसमें? तीन यूनिवर्सिटी बनाने की तजवीज़ दी गई थी, कलकत्ता, मदारस और मुंबई, और 1574 में 1857 में 1857 में मुंबई, कलकत्ता और मद्रास यूनिवर्सिटी बनाने की सिफारिश पेश की थी। और इसको मैग्ना कार्टा इसलिए कहा जाता है कि इससे पहले चार्ल्स जो चार्टर एक्ट है या मैकॉले रिपोर्ट जो है 1835 में थी, उन दोनों में जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था वो क्या था? इंग्लिश था। तो इन दोनों में मीडियम ऑफ इसमें वुड डिस्पैच में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो उर्दू करने की बात की गई। सिंपोजियम इज़ अ टाइप ऑफ डिस्कशन मेथड। सिंपोजियम जो है ये डिस्कशन मेथड की एक टाइप होती है। उसके बाद विच वन इज़ नॉट द कंपोनेंट ऑफ करिकुलम। करिकुलम के 4 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, दूसरे नंबर पे कंटेंट, तीसरे नंबर पे टीचिंग मेथड और चौथे नंबर पे इवैल्यूएशन। तो डिज़ाइन जो है ये कंपोनेंट करिकुलम का नहीं होता, 4 कंपोनेंट होते हैं। ब्रॉड फीड करिकुलम इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम की जो है वो 3 टाइप्स होती हैं। तो उनमें एक जो है ये सब्जेक्ट ब्रॉड फील्ड डिज़ाइन है। ब्रॉड फील्ड डिज़ाइन सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम का की टाइप है। उसके बाद है एजुकेशनल पॉलिसी 1979। हाउ मैनी अरेबिक सेंटर वर प्रपोज टू इस्टेब्लिश्ड। 1979 की पॉलिसी में कितने अरेबिक सेंटर इस्टेब्लिश करने की सिफारिश पेश की गई थी? 30 अरेबिक सेंटर। विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग डज नॉट फॉल इन साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन के लिए जब भी आप देखेंगे तो कोई प्रैक्टिकल टास्क आपको मिलेगा, हाथ से करने का या जो बॉडी की जो मुकम्मल बॉडी को इस्तेमाल करने से रिलेटेड कोई टास्क आपको देखने को मिलेगा। हैंड राइटिंग, बॉल थ्रोइंग, स्केचिंग, इसमें आपकी जो है एक्शन इन्वॉल्व हैं। तो ये सारे के सारे साइकोमोटर डोमेन है, जबकि क्रिएटिव या क्रिएटिंग आइडियाज़ ये जो है साइकोमोटर डोमेन नहीं है। मेरा आपसे सवाल है, क्रिएटिंग आइडियाज़ ये किस डोमेन में आएगा, कॉग्निटिव, अफेक्टिव या साइकोमोटर में? Yes. Which one of the following level of Bloom taxonomy required recalling? Knowledge की definition है ability to remember or recall previous information is called knowledge. ठीक है, ये कौन सा जो ब्लूम टैक्सोनॉमी के जो है जो 3 डोमेन है, तो किस डोमेन में आता है नॉलेज? Cognitive domain. Sir, cognitive. Yes, cognitive. Yes. Pedagogy is concerned with Lowest teaching level. method. Pedagogy जो है ये teaching method से related है। Pedagogy Greek word है pedos and agogs. Pedagogy pedos और agog से मिलके बनी हुई है। Pedagogy का मतलब क्या होता है? टीचिंग मेथड, ग्रीक वर्ड है। मैंने आपको एक लिस्ट भी शेयर की थी, अगर आप लोगों को याद हो, तो जिसमें मैंने आपको 30 वर्ड्स दिए थे, 1, 2 या 3, 1, 2 या 3 सवाल इस 30 की वर्ड लिस्ट में से आ सकते हैं, कम से कम 1, मैक्सिमम 3। जो 30 वर्ड्स की लिस्ट मैंने आपको शेयर की थी उसमें कम से कम 1 और मैक्सिमम 3 जो है वो क्वेश्चन आ सकते हैं। मसलन साइकोलॉजी, फ़िलासफ़ी, करिकुलम है, एवेलुएशन है। ये कहाँ से असेसमेंट, ये चीज़, ये वर्ड कहाँ से लिए गए हैं? बैच 7 में तो नहीं आपने डिलीवर की थी, 30 जो आप बता रहे हैं 37 वाले। ये आप किस बैच से हैं? 7 सर। जी ठीक है, ठीक है, मैंने नोट कर लिया, मैं अभी भेज देता हूँ।
शुक्रिया सर, शुक्रिया, जी थैंक्स। जी। जो 7th बैच वाले हैं उनको वैसे बुक भी मिलनी है, तो बुक्स में बुक के पहले पेज पे ये मौजूद होगी। जी वालेकुम अस्सलाम। अगर आपका कोई टॉपिक से रिलेटेड सवाल है तो ज़रूर करें, जो कोई और सवाल है तो वो एंड सर पे। मैंने लेट ज्वाइन किया, बता दे कहाँ से स्टडी कर रहे हैं ये टॉपिक। हम जो है वो पीपीएससी का पास पेपर 1 डिस्कस कर रहे हैं। जी उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, द मोस्ट डायरेक्ट एक्सपीरियंस डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, मोशन पिक्चर, विजुअल सिंबल एंड डिस्कशन। हमें सबसे ज़्यादा जो डायरेक्ट एक्सपीरियंस है वो कहाँ से मिलता है? वो हमें मिलता है फील्ड ट्रिप से। क्यों मिलता है फील्ड ट्रिप से? हम डायरेक्ट जाके चीज़ों को, मूवमेंट को, फिनोमेना या प्रोसेसेस को अपनी आंखों से ऑब्ज़र्व करते हैं, तो इसलिए हमें डायरेक्ट एक्सपीरियंस मिलता है किस चीज़ से? फील्ड ट्रिप से। विच वन इज़ द बेस्ट फॉर लार्जर ग्रुप इंस्ट्रक्शन? लेक्चर मेथड जो है इससे रिलेटेड लाजमी क्वेश्चन आता है। अगर आप पास पेपर देख लें तो तकरीबन हर पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि स्टूडेंट आर एक्टिव इन लेक्चर, पैसिव इन लेक्चर मेथड, ठीक है। और इसके साथ स्टूडेंट सेंटर्ड जो मेथड नहीं है तो ये लेक्चर मेथड। दूसरा, ये लार्ज क्लास के लिए ये जो है मेथड आसान है, इजी है और बेनिफिशियल है। इसके अलावा इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट हम ज़्यादा स्टूडेंट को डिलीवर कर सकते हैं। कौन सा मेथड होगा? लेक्चर मेथड। एजुकेशन अकॉर्डिंग टू जोहन डेवी, जोहन डेवी का सारा फोकस किस चीज़ के ऊपर था? लर्निंग बाय डूइंग के ऊपर था, तो इसका जवाब है लर्निंग बाय डूइंग। सोर्स फ्रॉम विच एम्स ऑफ एजुकेशन गेन इज़ सोसाइटी। हम एजुकेशन के जो ऑब्जेक्टिव या एम्स हैं वो कहाँ से हासिल करते हैं? सोसाइटी से हम हासिल करते हैं। उसके बाद लाइफ इज़ कंटिन्यूस चेंजिंग प्रोसेस। लाइफ जो है मुसलसल तब्दीली का नाम है। ये किस फ़िलासफ़ी से डील करता है? प्रोग्रेसिविज़म से। प्रोग्रेसिविज़म फ़िलासफ़ी इस चीज़ के ऊपर बिलीव करती है कि जो वैल्यूज़ हैं और जो ज़िंदगी है ये एक कोई फ़िक्स चीज़ नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, ये मुसलसल तब्दील हो रही हैं। तो जो रियलिटी है वो भी चेंज हो रही है। तो चेंज जो है इज़ एसेंस ऑफ रियलिटी, ये प्रोग्रेसिविज़म का स्लोगन है। चेंज इज़ एसेंस ऑफ रियलिटी। तब्दीली जो है वो रियलिटी का जौहर है, तब्दीली का निचोड़ है। रियलिटी का निचोड़ जो है वो तब्दीली है। चेंज इज़ एसेंस ऑफ रियलिटी, ये प्रोग्रेसिविज़म है। उसके बाद द मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट ऑफ देवबंद मूवमेंट। देवबंद मूवमेंट का मेजर फोकस किस चीज़ के ऊपर था? देवबंद मूवमेंट उसके बाद ये हमारी जो चार हैं, एक देवबंद मूवमेंट है और इसके बाद जो है नदवतुल उलमा, जामिया मिलिया इस्लामिया, अंजुमन हिमायत इस्लाम। और पंजाब यूनिवर्सिटी कब बनाई गई थी? और उसके बाद ये जितने भी चार्टर एक्ट आता है मैं चलें बता देता हूँ। चार्टर एक्ट जो है ये 1813 में आया। चार्टर एक्ट के बाद 1833 में दूसरा चार्टर एक्ट आया 1833 में, रीन्यू हुआ था जी। उसके बाद 1835 है। 1835 में लॉर्ड जो मैकॉले रिपोर्ट है वो आई थी। इसका दूसरा नाम क्या है लॉर्ड मैकॉले रिपोर्ट का? जी, बेंटिक रेजोल्यूशन। अच्छा, जो इसमें इसका जो मेन फीचर है, इसका एक और नाम भी है, इसको इंग्लिश एजुकेशन एक्ट भी कहा जाता है। इसको इंग्लिश एजुकेशन एक्ट भी कहा जाता है। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद 1854 में वुड डिस्पैच है। 1882 में जो है वो इंडियन जो है एजुकेशन कमीशन, जिसको हंटर कमीशन भी हम कहते हैं, हंटर एजुकेशन जी, ये बना। 1882 में ही पंजाब यूनिवर्सिटी बनी। और उसके बाद 1917 से 1919 में ये जो है वो क्या था? सैडलर कमीशन था। जी सैडलर कमीशन, जी बिल्कुल। 1944 में सार्जेंट रिपोर्ट है, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है एक। उसके साथ अब हम वापस आते हैं जी। सैडलर का कौन बताया? 1917 स्टार्ट हुआ था। रिपोर्ट 1919 में जी सर, सार्जेंट रिपोर्ट 1944। हाँ जी, 1944 में जी। अच्छा,
इसके अलावा अब हम बात कर थोड़ा सा टच कर लेते हैं हम किसको, ये एक समझ लें कि जिन्होंने पहले ये चीज़ें नहीं पढ़ी हुई वो अपनी एक नोटबुक साथ रख लें, ये चीज़ें नोट करते जाएं, ठीक है। जिनके पास बुक्स हैं, नोट्स हैं या पहले से चीज़ें तैयार हैं उनको तो कोई इशू नहीं है, जिनके पास नहीं है वो ये चीज़ें नोट कर लें। ये जो चीज़ें यहाँ हम डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह ताला जब आप पेपर दे के वापस आएंगे तो 90% चीज़ें यही होंगी। 10% का मैं एजुकेशन का नहीं कह सकता, लेकिन 90% इंशाअल्लाह ताला हम ये 10 दिनों में जो चीज़ें डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह ताला यही होंगी। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। आप इनको अच्छी तरह से जो है वो ज़हन नशीन रखें और याद भी लिख भी लें जो न्यू स्टूडेंट है। अच्छा, अब हम वापस आते हैं, ये तो इंग्लिश के थे या ब्रिटिश थे। अब हम मुस्लिम की बात करते हैं, जो मुस्लिम एजुकेशनल कोई काम हुए हैं उनमें सबसे पहले हम अलीगढ़ मूवमेंट की बात करते हैं। तो अलीगढ़ मूवमेंट की जो 2-3 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कोई बता सकता है? यस सर, अलीगढ़ जी मूवमेंट 1857 में आई थी और उसका जो मुरादाबाद स्कूल था वो 1859 में, उसके बाद गाजीपुर स्कूल था जो 1862 में था, उसके बाद आहिस्ता साइंटिफिक आहिस्ता सोसाइटी आहिस्ता बनाई गई थी। आहिस्ता आहिस्ता सॉरी, बताएं जी। साइंटिफिक सोसाइटी बनाई गई थी जो कि 1863 में थी गाजीपुर में। जी जी उसके बाद 1866 में अलीगढ़ का अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट जो उन्होंने पेश किया था। तो फिर उसके बाद मोहम्मदन ओरिएंटल एंग्लो स्कूल था जो कि 1875 में था जी। और उस स्कूल को बाद में कॉलेज बना दिया गया किस साल? 1877 में। ठीक है 1877 में ठीक और है। बाद में ये यूनि बन गई थी 1921 शायद के 2 में, हाँ जी 1921 में ही बनी थी जी 21 में जी जी। सर। और इसी दौरान एक ऑल इंडियन मुस्लिम लीग कॉन्फ्रेंस भी हुई थी जो कि 1885 में थी, 1886 में थी सॉरी जी। अच्छा, ये तो इन्होंने खुलासा बता दिया सर सैयद अहमद खान का। मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस कब बनी थी जी, कब बनी थी? 1875 मोहम्मदन 1886 1886 सर। में साइंटिफिक सोसाइटी मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 1886 मोहम्मदन एजुकेशनल जी 1886 जी सर में। 1886 ये है उसके बाद जो है जो साइंटिफिक सोसाइटी है सर वो 1863 में 1863 में। सर 63 में थी ना? हाँ जी, आई थिंक 1863 है, 1863 है साइंटिफिक जी सोसाइटी। सर 1863 है सर मैंने ये आज याद 63 की है और ये साइंटिफिक सोसाइटी एस्टैब्लिश 63 है। 1864 जी 63 सर ये कंफर्म है सर। 64 में सर ये 1864 में हुई है, मैंने आज याद की है। अच्छा चलें जी ठीक है 63 कंफर्म। सर ये 63 है। ठीक है ठीक है ठीक है। 1863 है 21 दोनों ही कंसीडर कर लिए जाते हैं बिल्कुल। जी जी सर आप कंफर्म कर जी दें जी कि ये 63 थी कि 4 थी। 1863 है। अच्छा जी चलें, ये सर सैयद अहमद ख़ान की हो गई बात। उसके बाद 1867 में देवबंद मूवमेंट बनी और उसके बाद जो है नदवतुल उलमा का क्या ईयर है एस्टेब्लिशमेंट का? सॉरी अंजमन हिमायत इस्लाम का। पहले अंजमन हिमायत इस्लाम का बताएं सर उसका 1884 जी। 18 जो है वो 84 है और ये कहाँ पे बनी थी? लाहौर में जी ये लाहौर में बनी थी, ठीक है। और उसके बाद जो है ये हो गई अंजमन नदवतुल उलमा कब बनी थी? 1994 में बनी थी और 1998 में एस्टेब्लिश हुई थी। जी सर 94 में बनी थी और एस्टैब्लिश 1998 में हुई थी। और और उसके बाद जामिया मिलिया इस्लामिया, ये मैं रिपीट कर दूंगा अब इनको। 1920 जी जामिया मिलिया इस्लामिया 1920 को बनी है 1920 जी 1920 को बनी है और इसको इस्टेब्लिश किया था मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने पेश किया था। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने। इससे पहले 1894 में इस्टेब्लिश हुई है नदवतुल उलमा, ये इस्टेब्लिश की है मौलाना शिबली नोमानी ने, ये लखनऊ में की थी। और ये जामिया मिलिया इस्लामिया के बारे में 3 बातें याद रखें। जामिया मिलिया इस्लामिया 1920 में इस्टेब्लिश हुई,
दिल्ली में सॉरी इसमें अलीगढ़ में सर स्टैब्लिश हुई। ये 1930 में नहीं बनी थी सर? नहीं 1920 जामिया है। मिलिया सर 1930 1920 में बनी। 1920 में बनी। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने इसकी बुनियाद रखी और इसकी बुनियाद अलीगढ़ में रखी गई। अलीगढ़ में 1920 में जामिया मिलिया इस्लामिया मौलाना मोहम्मद अली जौहर। नदवतुल उलमा है 1894 मौलाना शिबली नुमानी लखनऊ में। 1894 मौलाना शिबली नुमानी लखनऊ में। अच्छा उससे पहले अंजमन हमायत इस्लाम 1884 खलीफा हमीदुद्दीन मस्जिद बैकन मोची गेट लाहौर। अंजमन हमायत इस्लाम 1884 और मस्जिद बैकन मोची गेट लाहौर। उससे पहले देवबंद मूवमेंट या देवबंद मदरसा 1867 में मौलाना कासिम नानोतवी ने, और ये सहारनपुर उत्तर प्रदेश इंडिया में इसकी बुनियाद रखी। जी इससे पहले हमने बात की है सर सैयद अहमद ख़ान की। सर सैयद अहमद ख़ान ने मुरादाबाद जो मदरसा है ये 1858 में इसकी बुनियाद रखी। गाज़ियाबाद मदरसे की 1862 में रखी। साइंटिफिक सोसाइटी 1863 में। साइंटिफिक सोसाइटी का पर्पज़ था इंग्लिश जो बुक्स हैं उनकी उर्दू में ट्रांसलेशन। मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस ये 1866 में इसकी बुनियाद रखी गई। इसका मकसद मुस्लिम यूथ में पॉलिटिकल विजडम को जो है उजागर करना। इसके बाद जो है इन्होंने जो मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस है इसका हमने जिक्र कर लिया। और अलीगढ़ मूवमेंट जो है इसकी बुनियाद 1875 में रखी गई। अलीगढ़ स्कूल की बुनियाद 1875 में रखी गई। ये स्कूल 1870 में कॉलेज बना और 1921 में ये स्कूल जो है ये कॉलेज जो है ये फिर यूनिवर्सिटी का दर्जा इसने पा लिया। ये जो हमने 5, 7, 10 चीज़ें डिस्कस की हैं, 2 से 3 नंबर के सवाल इसमें से आते हैं, हर साल आते हैं। 2 नंबर के तो कन्फर्म आते हैं। ठीक हो गया। विच वन वाज नॉट द पर्पज़ ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट का जो मकसद है वो क्या चीज़ नहीं थी? टू प्रिपेयर द मुस्लिम अगेंस्ट हिंदुओं के ख़िलाफ़ मुसलमानों को जो है वो तैयार करना, ये कभी भी इसका मकसद नहीं था। एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 1947 वाज प्रिजाइडेड बाय 1947 की जो पॉलिसी है या जो कॉन्फ्रेंस है इसको किसने प्रिजाइड किया था? फजलुर रहमान ने। जी और सर सुपरवाइज किया था कायदे आज़म ने। जी सुपरवाइज किया था कायदे आज़म ने और कायदे आज़म का मैसेज इसमें रीड किया गया था। अब मैं आपको 1 बाय 1 सब के नाम जो है वो बता देता हूँ कि किसने किस पॉलिसी को जो है वो सुपरवाइज या प्रेजेंट किया था। 1 बाय 1 हम इनका जो पॉलिसी का जो ईयर है और प्रिजाइडेड बाय और डेट, ये 3 चीज़ें हम देखेंगे। 1947 की जो पॉलिसी है 27 नवंबर से 1 दिसंबर 1947 को कराची में फजलुर रहमान ने, ठीक है, 27 नवंबर से 1 दिसंबर 1947 को कराची में पहली जो कॉन्फ्रेंस है एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस ये फजलुर रहमान ने प्रेजाइड की और इसमें कायदे आज़म का मैसेज रीड किया गया था और सुपरवाइज भी कायदे आज़म ने किया था। ठीक हो गया, ये एक हो गई। उसके बाद जो दूसरा हमारा कमीशन था, जो दूसरी कॉन्फ्रेंस हुई थी वो 1951 में हुई थी। ठीक है, दूसरी कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 1951 में। 1951 में ही 6 साला मंसूबा भी जो है वो लॉन्च किया गया था 1951 से लेकर 1957 तक। फिर 1955 से लेकर 1998 तक 5 साला 8 मंसूबे लॉन्च किए गए थे। 1951 में 1947 में पहली पॉलिसी 27 नवंबर से 1 दिसंबर फजलुर रहमान ने की। उसके बाद ये कराची में दूसरी पॉलिसी 1951 में पेश हुई और पहला 6 साला मंसूबा भी 1951 में ही हुआ था, 1951 से 57 तक। जी, उसके बाद 1955 से लेकर 1958 तक 5 साला 8 मंसूबे हैं। मैं उनकी डेट्स बता देता हूँ। 55 से 60 पहला, 60 से 65 दूसरा, 65 से 70 तीसरा, 70 से 75 चौथा, 3 साल का यहाँ पे गैप आ जाएगा, 75 से 78। ठीक है, ये इन 3 सालों में नहीं होता। स्पीड कम रखिएगा काइंडली सर। जी ठीक है सर, थोड़ी सी स्पीड कम रख के चले सर थोड़ा। मैं नौकर। जी, 55 से 60 पहला, 60 से 65 दूसरा, 65 से 70 तीसरा, 70 से 75 चौथा। अब ये
4 हो चुके हैं। अब ये तो सारे 55 से ऑनवर्ड 5 साल का डिस्टेंस आप देते आएंगे, ऐसे होता जाएगा। यहाँ 75 से 78 के दरमियान 3 साल का गैप था, इन 3 सालों में कोई 5 साल मनसूबा नहीं दिया गया था। फिर 78 में आके 78 से 83, 83 से 88, 88 से 92 और 92 से 98, यानी 78 टू ऑनवर्ड आप 5 साल ऐड करते जाएं और आपके जो है ये 5 साल मनसूबा जात इसी तरह आते चले जाएंगे। तो ये 8 साल मनसूबा जात आए, 1998 में आके ये 5 साल मनसूबे ख़त्म करके इनका नाम तब्दील कर दिया नेशनल प्लानिंग विंग ने, और इस नेशनल प्लानिंग विंग ने इनका नाम मीडियम टर्म डेवलपमेंट फ्रेमवर्क रखा, MTDF, मीडियम टर्म डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। ये इसका जो पहला प्लान है वो 2001 में आया था MTDF का। जी हम वापस आते हैं, पहली पॉलिसी हम कॉन्फ्रेंस डिस्कस की 27 नवंबर टू यकम दिसंबर, कराची, फजलुर रहमान, ये कॉन्फ्रेंस थी। दूसरी हमने बात की है 1951। अब कमीशन है, पहला जो कमीशन पेश किया गया वो 1959 को किया गया। इसका ड्यूरेशन क्या है, ये जो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं आप सबसे गुजारिश है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इंशाअल्लाह ताला इनमें से आपका 80 to 90% पेपर आएगा, ये मैं बता रहा हूँ पहले आप लोगों को। ये जो मैंने अभी 1947 वाला बताया ये पिछले साल पूछा गया पेपर में। अब जो पहला कमीशन है ये कब हुआ, 1959 में। इसका ड्यूरेशन क्या है, 30 दिसंबर से 1958 से 5 जनवरी 1959, 30 दिसंबर 1958 से 5 जनवरी 1959, ये पहला जो 1959 का कमीशन है इसका ड्यूरेशन है। इसको किसने प्रिजाइड किया, SM शरीफ ने। SM शरीफ जो है वो सेक्रेटरी एजुकेशन थे वेस्ट पाकिस्तान के, और इसको किसने एड्रेस किया, जनरल अयूब खान ने एड्रेस किया, ठीक हो गया। अब ये कमीशन हो गया। उसके बाद अगली पॉलिसी आती है ये पहली एजुकेशनल पॉलिसी आई दो अब तक जो है। सर एक क्वेश्चन है जी कि जो SM शरीफ को है उसको मैग्ना कार्टा ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं। जी SM शरीफ को नहीं, 1959 के कमीशन को मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन भी कहा जाता है। जी मैग्ना कार्टा ऑफ पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम 1959 के कमीशन को कहा जाता है। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन या कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडियन एजुकेशन ये वुड डिस्पैच को कहा जाता है। इंग्लिश एजुकेशन एक्ट इन सब कॉन्टिनेंट ये मैकॉले रिपोर्ट या बेंटिक रेजोल्यूशन को कहा जाता है। जी थैंक यू। उसके बाद न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 1970, 1970 की पॉलिसी। अच्छा ये जो रेगुलर क्लास अटेंड करते रहे उनको तो मैंने ये बात बताई थी कि इनका ना बड़ा आपस में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है पॉलिसीज़ का। जैसे अगर आप बात करें जो पहली हमारी कॉन्फ्रेंस है ये कब हुई थी, 27 नवंबर से 1 दिसंबर, ये मंथ की मैं बात कर रहा हूँ। अब जो दूसरा कमीशन है ये भी इसका भी जो मंथ है जो कमीशन है इसका भी मंथ दिसंबर है, 30 दिसंबर 1958 से 5 जनवरी। अब उसके बाद जो ये मार्च आ जाएगा, आगे 1-2 में मार्च आएगा, फिर दिसंबर जनवरी आएगा। तो ये आप इजीली याद कर सकते हैं लिख के, इनके मंथ भी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। अब तीसरा ड्यूरेशन 1970 की तीसरी जो पॉलिसी है, पहली पॉलिसी है और तीसरा हम जो है वो टॉपिक देख रहे हैं पॉलिसीज़ का। 26 मार्च 1970 को ये प्रेजेंट की गई पहली पाकिस्तान की पॉलिसी। कौन सी है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, 1947 है, नहीं वो कॉन्फ्रेंस है। 1951 वो कॉन्फ्रेंस है, 1959 वो कमीशन है। पहली पॉलिसी 1970 को आई, 26 मार्च 1970 को, और ये प्रेजाइड की नूर खान ने। नूर खान कौन थे, एयर चीफ मार्शल थे। गवर्नमेंट उस वक़्त किसकी थी, जनरल याह्या खान की थी। नूर खान ने प्रेजाइड किया। 26 मार्च 1970 को प्रेजेंट हुई 1970 की पॉलिसी। इससे रिलेटेड एक सवाल है कि ये क्यों फेल हुई, गवर्नमेंट की तब्दीली की वजह से ये फेल हो गई थी। एजुकेशनल उसके बाद पाकिस्तान भी 2 हिस्सों में टुकड़े हो गया था। बहरहाल उससे पहले गवर्नमेंट तब्दील हो गई थी, इसलिए ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं हुई थी। एजुकेशनल पॉलिसी 1979। जी सर ये जो आप ये करवा रहे हैं MCQ सर, ये रिकॉर्डिंग फॉर्म में भी मिलेंगे ना? हाँ जी, हाँ जी मिलेंगे इंशाल्लाह, रिकॉर्ड हो रहा है। चलें ठीक है सर, ओके सर। ओके। रात को जो है वो हेडफोन लगा के कानों में सो जाएं, सारी रात जो है वो माइक चलता रहे, सुबह उठेंगे तो सारी चीज़ें याद होंगी इंशाल्लाह। बहरहाल ये समझ लें कि क्रक्स है हमारे सारे नमाज में भी यही पॉलिसी चले। हाँ जी, नमाज में तो वैसे ही जब हम अल्लाह अकबर करते हैं
सारी दुनिया के जो कहानियाँ होती हैं वो नक्शे सामने आ जाते हैं जैसे ही हम सलाम फेरते हैं। इसीलिए तो कह रहा हूँ सर। जी जी चलें जी। जी हम तीसरे पॉइंट पे थे, पहली पॉलिसी की बात कर रहे थे, सॉरी ये हो गई। उसके बाद चौथा पॉइंट है दूसरी पॉलिसी एजुकेशनल 1978 की पॉलिसी 5 जनवरी को हुई। अब ये देखें, जैसे मैंने कहा कि इनका थोड़ा सा आपस में आपने इनकी मंथ कंपेयर करके याद करने हैं। अब जो 1959 का कमीशन है वो 30 दिसंबर से 5 जनवरी है, तो 1979 की पॉलिसी भी 5 जनवरी को है, तो इनके मंथ आप ऐसे सीक्वेंस में याद कर सकते हैं। ये पॉलिसी 1978 में प्रेजेंट हुई, 5 जनवरी 1979 को इम्प्लीमेंट हुई, ये याद रखिएगा। इसलिए इसका ईयर कभी 78 भी मिलेगा, कभी 79 भी मिलेगा, दोनों ठीक है। ठीक है, 5 जनवरी। ये जो आप यस बता रहे हैं ये इंग्लिश में बताइए, उर्दू में समझ नहीं आ रही है। सर 72 सर 1979 से पहले 1972 की भी पॉलिसी है। 72 चलें ठीक है, उसमें मैं आता हूँ, सॉरी मैं इंग्लिश में भी बताता हूँ, इंग्लिश में बताता हूँ और ठीक है, थैंक यू, मैंने समझ लिया पॉइंट। जी 1978 की ये जो पॉलिसी है 79 की, इसको 78 भी कहा जाता है, 79 की पॉलिसी भी कहा जाता है। क्यों? इसलिए कि ये 1978 में प्रेजेंट हुई और 5 जनवरी 1979 को ये इम्प्लीमेंट हुई थी। ठीक है, किसने की, प्रिजाइड किसने की, प्रेजेंट किसने की? ये प्रेजेंट की थी मोहम्मद खान होती ने। कौन थे ये? एजुकेशन मिनिस्टर थे। गवर्नमेंट किसकी थी? ज़ियाउल हक की थी। ये जो इससे पहले 72 की पॉलिसी स्किप हुई है। 72 की पॉलिसी 1972 की, ये 29 मार्च 1972 को अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा ने की, और ये किसकी गवर्नमेंट में थी? सिविल मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की। अब ये देखें, इससे पहले जो पॉलिसी है 1970 वाली, वो 26 मार्च है, ये क्या है? 29 मार्च है। तो इनके मंथ आप याद रख सकते हैं ऐसे, मतलब वो पहले थी 26 वाली, ये बाद में आई तो 29 मार्च है। ठीक हो गया। अब उसके बाद अच्छा, आप लोग भी कहेंगे कि शायद जो है ये मेरा हाफजा इतना स्ट्रॉन्ग है, मैं ज़ुबानी बता रहा हूँ। मैं ज़ुबानी नहीं बता रहा, मैंने एक और फाइल ओपन की हुई है। सर सही बात है, मुझे तो परेशानी होने लग गई थी। हाँ, आप लोग ये ना समझिएगा कि मैं कंप्यूटर बैठा हूँ। मैं तो यही समझती थी, मैं ये समझती थी कि सर को सब कुछ ज़ुबानी याद आता है। नहीं, चीज़ें मुझे याद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब ये जो ईयर्स हैं या डेट्स हैं, ये समटाइम सर मैं तो पहले दिन से आपको हाफ़िज़े कुरान भी समझ रहा हूँ, पता नहीं मैं ठीक हूँ कि नहीं। नहीं, मैं हाफ़िज़े कुरान नहीं हूँ, तिलावत मेरी फितरत है, मैं कोशिश करता हूँ तिलावत करनी चाहिए। सही जैसे फितरत। और ये देखें, और सर मैं आपको बताऊं, और सर जी सर मैं आपको बताऊं कि ये मुझे ज़बानी याद है, मतलब मुझे नहीं फील हुआ कि आप देख के पढ़ रहे हैं, मुझे तो हो चुकी है ज़बानी याद। चले माशाल्लाह, अच्छी बात है, वेरी गुड, सबको करनी चाहिए, लिख के याद कर ले। लेकिन मैं स्टार्ट में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको ज़बानी बताई हैं, ये मैंने अब एक फ़ाइल ओपन की है ताकि मैं कुछ गलत ना आपको बयान कर दूं। जी 1979 हो गया। उसके बाद 1992 की पॉलिसी, 1992 की 1992 की जो पॉलिसी है 1972 की बता रहे थे आप, 1972 की। जी 72 के बाद जी 79 इससे पहले हम बता चुके हैं। इसके बाद 1992 है, ये 6 दिसंबर 1992 को। पहले वाली जो फर्स्ट वन थी वो भी दिसंबर उसमें था, सेकंड जो कमीशन था उसमें भी दिसंबर की बात हुई। अब यहाँ पे 1992 में भी 6 दिसंबर 1992 को ये पॉलिसी जो है वो प्रेजेंट की गई। सैयद फ़खर इमाम ने प्रेजेंट की, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी। सैयद फ़खर इमाम ये उस वक़्त के एजुकेशन मिनिस्टर थे। 1998 की पॉलिसी ये प्रेजेंट हुई 27 मार्च 1998 को, 27 मार्च 1998 को। अब ये मार्च जो है वो तीसरी मरतबा आ रहा है। 1970 की पॉलिसी में 26 मार्च है, 1972 की पॉलिसी। और जी सर, जी सुन लेना जी सर, ये जो 27 मार्च ये सर सैयद अहमद खान की बर्थडे के हवाले से उन्होंने इस डे पे खास तौर पे ये किया था। जी और सर मुझे याद रहा कि मेरी जी आप बता लें। सर जो आपने फाइल ओपन की हुई है सर, इसकी पिक्चर ही बना के हमें शेयर कर दें। हमने तो अब क्लास ज्वाइन किया, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही, मुझे तो ऊपर से सारा कुछ गुजरता जा रहा है। चले, ये आपके पास अगर ये डाटा
टाइम से ज्वाइन करना आपका फर्ज था, अगर नहीं किया तो फिर ऐसे ही होगा। सर मुझे आपकी क्लास का ही किसी और से पता चला है, तो मैं तो बल्कि काफी दिनों से ढूंढ रही थी कि कोई तैयारी करवा रहा है, तो मुझे पता ही लेट चला है। मेरा तो कसूर नहीं है ना इसमें। आपने 42 ज्वाइन किया है, पढ़ाया है ना, वो ये चीजें मौजूद हैं, ये सारी चीजें मैंने अपने स्टूडेंट को पढ़ाई हुई है, कोई भी ऐसा पॉइंट ऐसा नहीं है। सर ये जो मैडम परेशान हो रही हैं कि पता ही देर से चला, इनसे कहे कि परेशान ना हो, किसी को मौका ही नहीं मिला तैयारी करने का। हाँ जी हाँ जी। नहीं, जिन्होंने पहले से क्लास ज्वाइन की है वो लकी हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन मुझे तो एकेडमी का बहुत लेट पता चला है। वो भी मैंने अपने किसी ग्रुप में शेयर किया है कि मुझे बताएं कि कहाँ से तैयारी हो रही है, तो मुझे पता चला। चले बहरहाल ये आपके पास मेरी बुक है, तो ये बुक में सारी चीजें मौजूद हैं। सर नहीं है बुक, आपने मुझे पता नहीं सेंड कर दिया कि नहीं, मैंने आपको एड्रेस सेंड किया था। चलें, अभी मुझे 10 दिन हुए आपकी क्लास ज्वाइन किए हुए। चले, मैंने आज जो है वो जिनकी फीस सबमिट हो गई थी उनको मैंने भिजवा दी थी जी। सर फी तो सबमिट मेरी हो गई है, मैंने उसी दिन आप करा बाद दी में थी। डिस्कस कर लीजिएगा क्लास के बाद ये किताब वाला इशू। हिस्ट्री पे फोकस करें तो ज्यादा बेहतर है। सर लेक्चर कंप्लीट करें सर, उसके बाद डिस्कशन माजरत करेंगे के साथ हिस्ट्री पे फोकस करें तो ज्यादा बेहतर है। हाँ जी, ये जो क्वेश्चन है ये आप लोग ही कर रहे हैं, मैं तो अपने उस पे सीक्वेंस में चल रहा था। तो कोशिश करें जो लेट आ रहे हैं या जिनके कोई इररेलेवेंट इश्यूज़ हैं वो क्लास के बाद पर्सनली मुझसे डिस्कस करें। या 90+ लोग मौजूद हैं, तो हमारी पर्सनल जो है वो इश्यूज़ की वजह से सबका टाइम वेस्ट ना हो, और टाइम हमारा वैसे क्वेश्चन लिख लें सर, क्वेश्चन लिख लें, एंड पे कर लें, लिख लें, नोट कर लें क्वेश्चन अपने नोट कर लें जी। 1998 की पॉलिसी, ये 27 मार्च 1998 को ये जो है प्रेजेंट हुई। सैयद गौस अली शाह, ये जो पॉलिसीज़ कब प्रेजेंट हुई पहले मैं बता चुका हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। एक सवाल लाजमी आएगा, ये 8-10 जो है ना पॉलिसीज़ कमीशंस हैं, कॉन्फ्रेंसेस हैं, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन 100% कन्फर्म है, कम से कम 1, 2, 3 भी हो सकते हैं। इनके ड्यूरेशन की मैं बात कर रहा हूँ या प्रिजाइडेड बाई की बात कर रहा हूँ, ठीक हो गया। तो 27 मार्च 1998 को सैयद गौस अली शाह, इस दिन सर सैयद अहमद ख़ान का बर्थडे था, उनको ट्राइब्यूट भी पेश किया गया था। उसके बाद जो पॉलिसी है वो 2009 की पॉलिसी है। 2009 की पॉलिसी किसने प्रेजेंट की? 9 सितंबर 2009 को मीर हज़ार बजरानी ने पेश की। ये एजुकेशन मिनिस्टर थे, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी प्राइम मिनिस्टर थे, आसिफ जरदारी प्रेसिडेंट थे जी। 9 सितंबर 2009 को, और पाकिस्तान की इस वक्त जो मौजूदा पॉलिसी है वो 2009 की पॉलिसी है। ये क्वेश्चन आ चुका है पिछले दफ़ा जी, इंटरव्यू में पूछा गया। 2009 को दोबारा रिपीट कर दें। 2009 की जो पॉलिसी है ये जो है वो 9 सितंबर 2009 को जो है मीर हज़ार बजरानी एजुकेशन मिनिस्टर ने प्रेजेंट की है, और ये पाकिस्तान की करंट एजुकेशनल पॉलिसी है जी। देन है 2017 की पॉलिसी, लास्ट पॉलिसी है प्रेजेंटेड इन 2017 बाय इंजीनियर बलीगुर रहमान, ये मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे। आजकल जो बलीगुर रहमान हैं ये गवर्नर पंजाब हैं जी। ये हमारी जो है वो पॉलिसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी। उसके बाद हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये जो क्वेश्चन हमारा था, एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 1947 वाज प्रिजाइडेड बाय फजलुर रहमान, लेक्चर मेथड जी। 2017 वाली की डेट हुआ था सर। MTDF भी दोबारा बता दें कि इसका ड्यूरेशन कहाँ से कहाँ तक है? MTDF का सर 1959 की आपने डेट क्या बताई थी दिसंबर की? आप लोग थोड़ा सा तवज्जो से। सर आपने 1959 की डेट क्या बताई थी? सर नहीं, 30 सर ये दिसंबर सबसे से कहना 5 कि ये जनवरी। रिकॉर्डिंग में तो होगा, दोबारा तब सुनते रहे जिसको जी, जो जी, सुनना है। ये प्लीज जो एक दफा चीज डिस्कस हो जाए ना उसको 30 बार-बार दिसंबर ना पूछें। 5 जनवरी जी मुझे समझ नहीं है किसने क्या क्वेश्चन किया। डेट बुक्स में लिखी हुई है सर। जी बुक्स में लिखी हुई हैं 1959 की, सुन लेना अब 1959 की जो कमीशन है ये 30 दिसंबर 1958 से 5 जनवरी 1959 को था। मीडियम टर्म डेवलपमेंट फ्रेमवर्क MTDF 1998 को 5 साल मंसूबे ख़त्म हुए। पहला जो MTDF है मीडियम टर्म डेवलपमेंट फ्रेमवर्क, इसकी जो डेट है वो 2005 से लेकर 2010 तक है, 2005 to 2010, ठीक है, 2005 से 2010 जी। हम अगले क्वेश्चन की तरफ अब आ रहे हैं।
तो जिसको समझ ना लगी हो कहीं से वो काइंडली या लेट आया है तो वो फिर उसके लिए रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, अभी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, क्लास के बाद वो सुन सकता है या सुन सकती है। लेक्चर मेथड से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन आ गया। लेक्चर मेथड इज़ जनरली डिस्क्राइब्ड एज टीचर सेंटर्ड। मैंने पहले बता चुका हूँ कि लेक्चर मेथड से रिलेटेड 3 या 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। सोक्रेटिस ने ये मेथड डेवलप किया था लेक्चर मेथड सबसे पहले। लेक्चर मेथड जो है इससे रिलेटेड जो सवाल आता है कि ये लार्ज क्लास के लिए बेनिफिशियल है और इसमें थोड़े टाइम में हम ज़्यादा कंटेंट डिलीवर कर सकते हैं और इसमें स्टूडेंट क्या होते हैं, पैसिव होते हैं, और ये टीचर सेंटर्ड मेथड है। इससे रिलेटेड यही 3 या 4 सवाल हर दफ़ा आता है पेपर में। इनफॉर्मल एजुकेशन सर सुकरात का आंसर क्वेश्चन मेथड भी है। जी, सुकरात का जो टीचिंग मेथड है क्वेश्चन आंसर मेथड भी है, उसको डायलेक्टिक मेथड भी कहा जाता है। प्लेटो ने दिया है या सुकरात ने दिया है? जी, सोक्रेटिस का है डायलेक्टिक मेथड या क्वेश्चन आंसर मेथड, वो सोक्रेटिस का है, सुकरात का है, उसका दूसरा नाम डायलेक्टिक मेथड भी है। और इस मेथड के 4 जो है इसमें 4 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इंट्रोडक्टरी, डेवलपमेंट, रिकैपिचुलेटरी और इवेलुएटरी, ये 4 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन उसमें होते हैं। जी, उसके बाद इनफॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन। पास पेपर उठा के देख लें, हर साल एक क्वेश्चन आता है फॉर्मल, इनफॉर्मल या नॉन फॉर्मल एजुकेशन के बारे में। इंटरव्यू आप साबिका जो है 100 स्टूडेंट से पूछ लें कितने स्टूडेंट से फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल का पूछा गया है, आपको 70+ बताएंगे कि इनके बारे में हमसे पूछा गया है। तो फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल से रिलेटेड सवाल आता है लाजमी। इनफॉर्मल एजुकेशन बिलोंग्स टू नो रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्ज़िट, यानी एडमिशन और विदड्रॉल के कोई रूल्स जो है वो फिक्स नहीं होते। जैसे घर में जब गया जो चीज़ सीख ली, टीवी ऑन किया वहाँ से कुछ सीख लिया, अखबार उठाई कुछ पढ़ा सीख लिया, ये सॉरी इनफॉर्मल मीन्स हैं एजुकेशन के। 3 मीन्स होते हैं, फॉर्मल जो तालीमी इदारों के थ्रू है, नॉन फॉर्मल जो डिस्टेंस बेस्ड है, और तीसरी इनफॉर्मल है जिसके कोई एग्ज़िट एंड एंट्री के प्रॉपर रूल नहीं है। मस्जिद, मकतब, स्कूल स्कीम, ये 1979 की पॉलिसी में है। और ऑन्टोलॉजी इज़ रिलेटेड टू, ऑन्टोलॉजी जो है ये किससे रिलेटेड होती है? जी, ऑन्टोलॉजी किससे रिलेटेड होती है? रियलिटी। एक्सियोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी और ऑन्टोलॉजी से रिलेटेड हर दफ़ा एक क्वेश्चन आता है। ये भी एक और इम्पोर्टेंट बात आपको मैंने बता दी है। ऑन्टोलॉजी रिलेटेड टू रियलिटी, एक्सियोलॉजी रिलेटेड टू वैल्यू, और एपिस्टेमोलॉजी ये रिलेट करती है किस चीज़ से? नॉलेज से। मेरा आपसे एक सवाल है, एक वक्त में एक जवाब आए। जी, मेटाफिजिक्स भी ऑन्टोलॉजी को कहा जाता है। ट्रुथ इज रिलेटेड टू, ट्रुथ किस चीज से रिलेटेड है? वैल्यूज से, नॉलेज से, वैल्यू से। यस प्लीज सोचिए सर। नॉलेज से, ट्रुथ इज रिलेटेड टू एपिस्टेमोलॉजी, ट्रुथ इज रिलेटेड टू नॉलेज एंड एपिस्टेमोलॉजी। सवाल आएगा इस दफा, ठीक है? अच्छा, मस्जिद, मकतब, स्कूल जो है ये 5000 बनाए गए थे, ये भी याद रख लें। 1979 में ये स्कीम लॉन्च की गई थी और इसके तहत 5000 स्कूल जो है वो बनाने की तजवीज़ पेश की गई थी, रिकमेंडेशन। अ टीचर इज़ फर्स्टली आंसरेबल टू, टीचर सबसे पहले किसको आंसरेबल होता है? टीचर क्लास में होता है, क्लास में उसने किसको जवाब देना होता है? स्टूडेंट को जवाब देना होता है, तो ये अपने स्टूडेंट को आंसरेबल होता है। इफेक्टिव टीचिंग रिक्वायर कंटिन्यूअस प्लानिंग, कि टीचर अगर अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाना चाहता है तो वो कंटिन्यूसली अपनी प्लानिंग भी जारी रखे। थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट लॉरेंस कोहलबर्ग ने दी। थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट के कितने लेवल हैं, कोई बता सकता है? इसके 3 लेवल होते हैं। प्री कन्वेंशनल, जी 3 लेवल हैं, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल, और इसकी 6 स्टेजेस हैं। हर लेवल की 2 स्टेजेस हैं, 3 लेवल हैं और 6 स्टेजेस हैं। हर लेवल की कितनी स्टेजेस हैं? 2 हैं। ये इंशाल्लाह जब जिस दिन हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज वहाँ इसको डिस्कस कर लेंगे। टेस्ट दैट मेजर द लर्निंग आउटकम ऑफ द स्टूडेंट, वो टेस्ट जो लर्निंग आउटकम को मेजर करता है। अचीवमेंट किसको, आउटकम किसको कहते हैं? प्रोडक्शन को कहते हैं। बच्चे ने क्या सीखा, कितना अचीव किया, तो हम आउटकम जब मेजर करेंगे तो किस टेस्ट में मेजर करेंगे? अचीवमेंट में। डायग्नोस्टिक में क्या करते हैं? उसकी लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को। इंटेलिजेंस में उसकी मेंटल एबिलिटीज़ को हम मेजर करते हैं। एप्टीट्यूड में हम उसका फ्यूचर पोटेंशियल मेजर करते हैं, ठीक है?
कलेक्शन ऑफ प्रोडक्टिव स्टूडेंट वर्क, ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है पोर्टफोलियो, एक होता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड, ठीक है। ये इन दो से रिलेटेड हर दफ़ा इम्तिहान में सवाल आता है। मतलब ये है कि 10 पेपर हुए हैं तो 4-5 दफ़ा ये क्वेश्चन आ चुके हैं। जो स्टूडेंट ने काम किया, जो असाइनमेंट, जो स्पीच, जो कोई आर्ट, कोई पेंटिंग है, जो कुछ उसका जो वर्क है, होमवर्क है, क्लास वर्क है, जो उसका वर्क है जो उसने खुद किया, इसको हम प्रोडक्टिव वर्क कहते हैं, जो उसने खुद प्रोड्यूस किया है। क्यों कहते हैं प्रोडक्टिव? जो खुद स्टूडेंट उसने प्रोड्यूस किया है। कलेक्शन ऑफ प्रोडक्टिव स्टूडेंट वर्क टू इवेलुएट इट्स परफॉर्मेंस इज कॉल्ड पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो से रिलेटेड एक और सवाल आता है कि पोर्टफोलियो इज़ अ टाइप ऑफ मॉडर्न असेसमेंट, अथेंटिक असेसमेंट, बोथ नन। तो ये मॉडर्न भी है और अथेंटिक भी है। यानी आजकल जो वेस्ट में इस पे फोकस ये किया जा रहा है कि जो हमारी फॉर्मल असेसमेंट होती है, जो हम करते हैं, इम्तिहान लेते हैं, वो कहते हैं कि वो नहीं, जो बच्चे ने पूरा साल किया उसको देखा जाए, उसने क्या किया पूरा साल। तो पोर्टफोलियो इज़ अ मॉडर्न एंड अथेंटिक। अब अथेंटिक क्या होती है? अथेंटिक ये तो कहते हैं जो बिल्कुल ठीक हो, दुरुस्त हो। नहीं, अथेंटिक का मतलब ये नहीं होता। असेसमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, वैसे यही होता है। असेसमेंट में क्या इसका मतलब होता है? अथेंटिक का मतलब होता है कि ये जो असेसमेंट है, स्टूडेंट ऐसी असेसमेंट जिसमें स्टूडेंट कुछ प्रैक्टिकली परफॉर्म करे, वो असेसमेंट अथेंटिक कहलाती है। तो इससे रिलेटेड ये सवाल भी आ सकता है, जहन में रखिएगा। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन की 3 टाइप्स होती हैं। एक होती है जो है अथॉरिटेटिव, दूसरी होती है एडमिनिस्ट्रेटिव डेमोक्रेटिक, और तीसरी होती है लेसे फेयर। जी 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 प्लीज सर। एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है? जी हाँ जी जी एनेक्डोटल रिकॉर्ड। जी एनेक्डोटल रिकॉर्ड कोई बता सकता है क्या होता है? सर जिसमें बच्चे का पूरा स्टूडेंट बिहेवियर जाता है कि सर वो स्टूडेंट के साथ, टीचर के साथ किस तरह से उसका बिहेव होता है, वो स्कूल में किस तरह। थैंक यू, ठीक है। एक बच्चा एक स्कूल में स्टार्ट से लेकर एंड तक, एक तालीमी साल में जितना अरसा वो रहा है बच्चा, उसका बिहेवियर किस तरह रहा है अपने क्लासमेट के साथ, टीचर के साथ, स्कूल प्रीमिसेस में उसका ओवरऑल बिहेवियर जो ऑब्जर्व किया टीचर ने, उसको वो एक रजिस्टर के अंदर नोट करता है। उस रजिस्टर का नाम होता है कंडक्ट रजिस्टर। तो वो जो बिहेवियर है उसकी जो रिकॉर्डिंग है, जो टीचर ने रिटन फॉर्म में उसको रिकॉर्ड किया, उसको एनेक्डोटल रिकॉर्ड कहा जाता है। जी एडमिनिस्ट्रेशन की 3 टाइप्स होती हैं, इससे रिलेटेड भी सवाल आता है, ठीक है, लाजमी आता है। अथॉरिटेटिव, डेमोक्रेटिक और लेसे फेयर। अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन में सारा कंट्रोल जो हेड ऑफ स्कूल है, स्कूल का हेड मास्टर है, उसके पास होता है। डेमोक्रेटिक में वो उनके साथ मशावरत से चलता है, दोनों मिलजुल के चलते हैं। और लेसे फेयर में वो उसका कोई भी परवाह नहीं होती, जो जैसे मर्जी करता रहे, नो इंटरफेरेंस। ठीक हो गया। ये 3 टाइप्स होती हैं एडमिनिस्ट्रेशन की। अंडर लेटेस्ट डेवोल्यूशन पॉलिसी, एजुकेशनल मैनेजमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल इस वक्त रिस्पॉन्सिबल है एजुकेशनल पॉलिसी में किस चीज़ का? एजुकेशनल मैनेजमेंट का। यानी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, वो तमाम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फैसले कर सकती है। अब यहाँ पे मेरा एक सवाल है, आप में से अगर कोई बताना चाहे कि ये डेवोल्यूशन ऑफ पावर किस ईयर में हुई थी? जी 2000 में हुई थी सर। 18 अमेंडमेंट के थ्रू हुई थी। नहीं, ये नहीं उसमें नहीं होती, ये 2000 में हुई थी। 2000 में हुई है, 2000 में। जी 2000 में वो जो 18th अमेंडमेंट की आप बात कर रहे हैं, उसमें डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को इख्तियार नहीं दिया गया, उसमें फेडरल गवर्नमेंट से प्रोविंशियल गवर्नमेंट को एजुकेशनल प्लानिंग, मैनेजमेंट, करिकुलम एंड असेसमेंट का इख्तियार दिया गया। हम डिस्कस करेंगे आगे जाके कहीं। जी अंडर द लेटेस्ट डेवोल्यूशन कहते हैं अपने इख्तियार किसी दूसरे को मुंतकिल कर देना। ये कब हुई थी जी? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 2000 में। याद रख लें, इसको नोट कर लें। ये कहीं मेरी बुक में लिखा हुआ है, मुझे ये नहीं पता किस पेज पे लिखा हुआ है, कहीं लिखा हुआ लाजमी है। प्राइवेट स्कूल इन पाकिस्तान वर नेशनलाइज। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, कम से कम कोई 5 दफ़ा पूछा जा चुका है। ये एक हम पास पेपर डिस्कस कर रहे हैं, ये याद रखिएगा। तो 1972 की 1972 की पॉलिसी में प्राइवेट स्कूलों को नेशनलाइज किया गया था। आपसे मेरा सवाल है, जो मेरे स्टूडेंट रेगुलरली क्लास ले रहे हैं उनसे लेते रहें, मेरा सवाल आप ये है कि इनको जो है दोबारा जो नेशनलाइजेशन से इनको वापस जो है वो प्राइवेट फॉर्मेट पे इनको तब्दील कर दिया गया, वो किस ईयर में हुआ था, किस पॉलिसी में हुआ था? सॉरी जी यस 1979 की 1979 की पॉलिसी में इनको इसको क्या कहेंगे? अननेशनलाइज। जी इनको डीनेशनलाइज कर दिया गया। ठीक हो गया। उसके बाद इनफॉर्मल एजुकेशन, ये दूसरा जी 79 में 72 में
नेशनलाइज किया गया और 1979 में डी नेशनलाइज कर दिया गया। यानी 1972 की जो पॉलिसी है इसमें ये कहा गया कि कोई भी इंडिविजुअल प्राइवेट स्कूल ओपन नहीं कर सकता, सारे प्राइवेट स्कूल सरकारी हो जाएंगे, गवर्नमेंट के अंडर हैं। 1979 की पॉलिसी ने कहा नहीं, प्राइवेट स्कूल ओपन किए जाएं दोबारा से। इनफॉर्मल एजुकेशन ये मौत से लेकर पैदाइश से लेकर डेथ तक होती है, लाइफ लॉन्ग होती है, सारी ज़िंदगी होती है। वाइल डेवलपिंग अ करिकुलम, पहला डेवलपिंग करिकुलम डेवलपमेंट में पहला स्टेप क्या होता है? सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। 4 इसके जो हैं वो करिकुलम डेवलपमेंट के जो हैं वो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हैं। सबसे पहले क्या होता है? ऑब्जेक्टिव, दूसरे नंबर पे कंटेंट, तीसरे नंबर पे टीचिंग मेथोडोलॉजी और चौथे नंबर पे इवैल्यूएशन। बजटिंग रिप्रेजेंट्स, बजट किसको कहते हैं? बजट कहते हैं अंदाज़ा, तखमीना लगाने को। मेरा साल का खर्चा स्कूल का इतना होगा, ठीक है, इनकम मेरी इतनी है, आ रही है, एक्सपेंडिचर मेरा इतना होगा, ठीक है। तो इनकम और एक्सपेंडिचर का जो एस्टिमेट लगाना है इसको बजट कहा जाता है। उसके बाद है फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन विच डील्स विद नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट। ये साइकोलॉजी होती है। मैं आपको बता देता हूँ, ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है, इन चारों से रिलेटेड पूछा जा सकता है। ये 3 हैं, ये आइडियोलॉजिकल और फिलोसफिकल एक ही बात है, मैं बता देता हूँ। फिलोसफिकल जो फाउंडेशन है, करिकुलम की 4 फाउंडेशन होती हैं। पहली करिकुलम की 4 फाउंडेशन है, एजुकेशन के भी 4 एलिमेंट्स होते हैं, सेम है, ठीक है, मैं बता देता हूँ। करिकुलम की 4 फाउंडेशन है, कौन सी? पहली है फ़िलोसफी, दूसरी है साइकोलॉजी, तीसरी है सोशियोलॉजी और चौथी है हिस्ट्री। एजुकेशन के भी 4 फाउंडेशन हैं, एजुकेशन के भी 4 फाउंडेशन है, कंपोनेंट नहीं, सॉरी, एजुकेशन की भी 4 फाउंडेशन है और करिकुलम की भी कौन कौन सी हैं? वही 4, फ़िलोसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड जो है हिस्ट्री। अब जो फ़िलोसफिकल है ये सबसे पहले आती है, क्योंकि हमारे जो एजुकेशनल जो ऑब्जेक्टिव हैं ये हम कहाँ से लेते हैं? आइडियाज़ कहाँ से लेते हैं? ऑब्जेक्टिव्स, एम्स, गोल्स कहाँ से लेते हैं? फ़िलोसफी से लेते हैं। बच्चे की नीड, इंटरेस्ट और उसका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है जी हम किस में देखते हैं? हम साइकोलॉजी में देखते हैं। यानी साइकोलॉजी बच्चे की नीड, इंटरेस्ट और मेंटल पोटेंशियल को, एज को कंसिडर करता है, 2 चीज़ें। तीसरे नंबर पे सोशियोलॉजी, हमारी सोसाइटी हमारी एजुकेशन से क्या डिमांड कर रही है, यानी सोशल नीड्स, डिमांड्स, ये चीज़ें हम कहाँ से देखते हैं? सोशियोलॉजी से देखते हैं। चौथी फाउंडेशन एजुकेशन की भी और जी सोसाइटी से, सोशियोलॉजी में। अच्छा जी, चौथा फाउंडेशन है हिस्ट्री। हिस्ट्री में हम जो है वो क्या करते हैं? हम अपना पास्ट देखते हैं, ठीक है, यानी जो हमारी जैसे हम इस मुसलमान हैं तो हमारा पास्ट क्या था वो हम शामिल करते हैं। उसके बाद एन एक्सपीरियंस इज़ बेटर देन अ टन ऑफ थ्योरी इज़ अ फेमस वर्ड आर अ फेमस वर्ड्स ऑफ जोहन डेवी। जोहन डेवी ने कहा कि एक एक्सपीरियंस आपकी थ्योरी के 1 टन जो वर्ड्स हैं उनसे बेटर है। उसके बाद अथराइज पर्सन इन अ स्कूल फॉर रिकॉर्डिंग द स्टाफ परफॉर्मेंस। स्कूल के अंदर को किसको अख्तियार होता है कि अपने जो टीचर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करे? तो ये हेड ऑफ स्कूल होता है, हेड मास्टर होता है। उसके बाद ऑल द एक्टिविटीज़ कंडक्टेड आइदर इनसाइड और आउटसाइड द स्कूल planned by the school to achieve the goals and the objective are terms as curriculum। ये डेफिनेशन किसने दी थी? ये है तो करिकुलम की, दी किसने थी? कौन बताएगा? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हिल्डा टाबा नहीं जी किर है, कर रहे किर की किर नहीं है, कर रहे हैं। कितने सर दिए में? एक कर की है और इनसाइड आउटसाइड क्लासरूम की अगर बात करता तो वो टैब है जी। याद रखिएगा क्लासरूम की जब बात होगी ना डेफिनेशन में, वो हिल्डा टाबा है। हिल्डा टाबा मेल था या फीमेल थी? फीमेल थी, ठीक है डॉक्टर जी, फीमेल थी। अब ये जो याद रखिएगा यही डेफिनेशन होगी ऐसे ही, ऑल द एक्टिविटीज़ कंडक्टेड आइदर इनसाइड और आउटसाइड द क्लासरूम, ठीक है, आइदर इनसाइड और आउटसाइड द क्लासरूम। अपने माइक ऑफ कर दें, सवाल जब हो तो पूछ लीजिएगा। इनसाइड और आउटसाइड द जगह पे क्लासरूम इस्तेमाल होगा ना जी, सुन लेना। अगर डेफिनेशन में आए इनसाइड और आउटसाइड द क्लासरूम तो फिर क्या किसकी डेफिनेशन है? ये हिल्डा टाबा की। टाबा की जो करिकुलम का जो मॉडल है वो भी क्लासरूम, ग्रास रूट लेवल अप्रोच है। यहाँ से याद रखिएगा, स्टूडेंट सेंटर्ड, टीचर सेंटर्ड अप्रोच है। बच्चे की नीड से शुरू होती है बात, तो बच्चे की नीड्स कहाँ पर होती हैं? क्लासरूम के अंदर होती हैं। यहाँ से अपने माइंड बना लें। जो कर है, JF कर ने कहा कि ऑल द एक्टिविटीज़
conducted either inside or outside the school as planned by the school to achieve the goals and objective is called curriculum। है तो ये curriculum, लेकिन करने डेफिनेशन दी है, ये दोनों भी याद रखें। इंस्पेक्शन ऑफिसर, ये जो इंस्पेक्टर आते हैं स्कूल में विजिट करने के लिए, ये अपना विजिट कहाँ पे डालते हैं? लॉग बुक के अंदर डालते हैं। फाउंडर ऑफ प्रैग्मेटिज्म, प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी, यहाँ पे जोहन डेवी लिखा हुआ है, लेकिन अगर यहाँ पे साथ में ऑप्शन आता है चार्ल्स सैंडर्स पायर्स का, ठीक है, चार्ल्स सैंडर्स पायर्स का ऑप्शन में अगर आपको नाम मिलता है तो फिर यहाँ पे हम चार्ल्स सैंडर्स पायर्स ही सेलेक्ट करते हैं, ये याद रखिएगा। जोहन डेवी जो हैं ये फाउंडर हैं प्रोग्रेसिविज्म फिलॉसफी के, ठीक है। चार्ल्स सैंडर्स पायर्स हैं वो फाउंडर हैं किस फिलॉसफी के? प्रैग्मेटिज्म के। नॉन फॉर्मल एजुकेशन, जैसे पहले मैंने बताया कि फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल से रिलेटेड सवाल आ जाता है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन एज फ्यू रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, इसके मुख्तसर रूल होते हैं, जैसे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी हमारी पाकिस्तान की, स्लाइड चेंज, हमारी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की जो है वो पहली, एशिया की पहली और दुनिया की दूसरी जो है ओल्डेस्ट ओपन यूनिवर्सिटी या डिस्टेंस बेस्ड यूनिवर्सिटी है। इंग्लैंड यूनिवर्सिटी जो है वो 1869 में 1869 में बनी थी इंग्लैंड यूनिवर्सिटी, वो भी डिस्टेंस बेस पे है। दूसरी यूनिवर्सिटी हमारी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, ये कब बनी थी? 1974 में बनी थी और इसका नाम 1974 में इसका नाम था पीपल्स ओपन यूनिवर्सिटी। ये 1972 की पॉलिसी में बनी थी और 1977 में 1977 में जुल्फ़कार अली भुट्टो ने इसका नाम चेंज करके अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी रखा था। तो ये इसकी एग्जांपल है नॉन फॉर्मल की। कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम स्टार्ट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव। करिकुलम प्लानिंग इज़ रिलेटेड टू एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर्स। करिकुलम जो है वो प्लानिंग हम किस लिए करते हैं? करिकुलम के अंदर प्लानिंग क्यों की जाती है? ताकि जो लर्नर्स हैं उनके लिए अच्छे, प्लानिंग किसको कहते हैं? लेसन प्लानिंग। यहाँ पे करिकुलम प्लानिंग में, प्लानिंग से मुराद ये है कि हम प्लानिंग कर रहे हैं किस चीज़ की? करिकुलम का जो तीसरा पॉइंट जो कंपोनेंट होता है जिसको हम पेडागोजी कहते हैं, टीचिंग मेथोडोलॉजीज़ की। तो लेसन प्लानिंग भी हम टीचिंग के लिए करते हैं। तो यही समझ लें कि करिकुलम प्लानिंग जो है वो किस चीज़ के लिए करते हैं? एक्सपीरियंसेस ऑफ लर्नर्स के लिए। लर्नर्स के लिए हम अच्छी जो एक्टिविटीज़ हैं वो सेट करते हैं या टीचिंग मेथोडोलॉजी सेलेक्ट करते हैं, इसको एक्सपीरियंसेस ऑफ लर्नर कहा जाता है। साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम, ये मैं पहले बता चुका हूँ, ये लर्नर से रिलेटेड हैं। इन एजुकेशन द गाइडेंस हैज़ मेजर फंक्शन फॉर इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ टीचिंग। इन गाइडेंस का मकसद, गाइडिंग हम किसके लिए, गाइडेंस किसके लिए होती है एजुकेशन में? वो टीचर्स को हम गाइडेंस देते हैं ताकि वो मैक्सिमम जो है वो क्या करें, अपनी जो इनपुट है वो यूज़ करें टीचिंग लर्निंग में। ओवरऑल डेवलपमेंट इन स्टूडेंट इज़ अचीव्ड थ्रू, किस मेथड के थ्रू? जो ओवरऑल जो बच्चे की डेवलपमेंट है वो होती है, वो प्रोजेक्ट मेथड के थ्रू होती है, क्योंकि इसमें बच्चे के तीनों वो शामिल होते हैं डोमेन। कौन से? कॉग्निटिव, बच्चा सोच के कोई चीज़ खुद बना रहा होता है, ठीक है, कोई मॉडल बना रहा है, कोई चार्ट बना रहा है। दूसरा, बच्चों के ग्रुप बनाए जाते हैं तो उसकी सोशल स्किल्स भी डेवलप हो रही हैं। बच्चा सोच रहा है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोच के वो नक्शा बना रहा है या कोई काम अपना टास्क पूरा कर रहा है। दूसरा है सोशल डेवलपमेंट, अफेक्टिव डोमेन, ये इससे रिलेटेड है, ठीक है। अब इसमें बच्चा क्या कर रहा है? इसमें बच्चा दूसरे बच्चों के साथ जो है सोशली भी इंटरेक्ट कर रहा है, वो वैल्यूज़ नॉर्म्स भी सीख रहा है, सोशल नॉर्म्स भी सीख रहा है। और तीसरे नंबर पे साइकोमोटर डोमेन, ये तीन हम कहते हैं कि ओवरऑल डेवलपमेंट में बच्चे के ये तीनों डोमेन्स आ जाते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन। तो साइकोमोटर का दूसरा नाम कोई बता सकता है? एक इम्पोर्टेंट नाम है साइकोमोटर डोमेन का दूसरा नाम। जी, मेरे स्टूडेंट ने पढ़ा हुआ है, मैंने पढ़ाया हुआ है, मेरी बुक में मौजूद है। कोनेटिव डोमेन, यस जी, कोनेटिव डोमेन है इसका दूसरा नाम। कोनेटिव, यस, CONATIVE, कोनेटिव डोमेन इसको कहा जाता है, ठीक है। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे प्रोजेक्ट मेथड की। तो ओवरऑल डेवलपमेंट में ये तीनों आ जाते हैं। प्रोजेक्ट मेथड है एन एलिमेंट ऑफ फियर एंड एंग्जाइटी। इंस्पेक्शन जो है, मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग, ये तो अलग चीज़ें हो गई। सुपरविजन और इंस्पेक्शन, सुपरविजन में सपोर्ट किया जाता है, ऑब्जर्व करने के साथ सपोर्ट किया जाता है। इंस्पेक्शन में सिर्फ ये देखा जाता है कि कितना काम हो रहा है, अच्छा या बुरा जैसे हो रहा है। तो साफ ज़ाहिर है जब कोई इंस्पेक्टर आता है तो उस वक्त परेशानी तो होती है। तो इंस्पेक्शन के टाइम पे जो है वो फियर एंड एंग्जाइटी का माहौल होता है। एट प्रेजेंट डेवलपिंग स्कूल करिकुलम इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ
पाकिस्तान के अंदर स्कूल करिकुलम, याद रखिएगा, स्कूल करिकुलम की रिस्पॉन्सिबिलिटी करिकुलम विंग की है और कॉलेज यूनिवर्सिटी यानी हायर एजुकेशन का जो करिकुलम डेवलपमेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी HEC की है, हायर एजुकेशन कमीशन की है। अब करिकुलम विंग का पूरा नाम कोई बता सकता है? चले, नेशनल ब्यूरो ऑफ करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक, NBCT, नेशनल ब्यूरो ऑफ करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक, ठीक हो गया, नेशनल ब्यूरो ऑफ करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक। ये कब बना था? 1967 में बना था। हमारा जो करिकुलम विंग है ये इदारा किस साल बनाया गया था? 1967 में बना था और इसका पूरा नाम नेशनल ब्यूरो ऑफ करिकुलम विंग है, ठीक है। और हायर एजुकेशन कमीशन ये डील करती है कॉलेज और यानी ग्रेजुएशन, मास्टर, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रीज़ के लिए जो करिकुलम डिज़ाइन किया जाता है। हायर एजुकेशन कमीशन ये कब बना था? 19। सर ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, सर ये इसके क्या रिस्पांसिबिलिटी है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की? प्रिंटिंग जो है बुक्स, ये आजकल मर्ज किया गया है पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड PCTB, इसकी दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ये आगे जाके मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में चैप्टर वाइज वहाँ पे बताऊँगा जी। करिकुलम विंग 1967 में। हायर एजुकेशन कमीशन कब बनी थी? हायर एजुकेशन कमीशन 1974 में। इसका नाम था उस वक़्त यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। 2002 में इसका नाम तब्दील करके हायर एजुकेशन कमीशन रखा गया और हायर एजुकेशन कमीशन के पहले जो चेयरमैन थे इनका नाम था डॉक्टर अताउर रहमान। और हायर एजुकेशन कमीशन के अंडर जो वाइस चांसलर्स की मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं पूरे पाकिस्तान की, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं पब्लिक प्राइवेट, इनके जो VCs की कॉन्फ्रेंस होती हैं, इनकी 45वीं कॉन्फ्रेंस में ये फ़ैसला किया गया था कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन का करिकुला हर 3 साल बाद तब्दील या रिवाइज़ किया जाएगा, ठीक हो गया। 45वीं जो है वो VCs कॉन्फ्रेंस में HEC के अंडर ये डिसीजन लिया गया था कि हर 3 साल बाद हर यूनिवर्सिटी का करिकुलम उसको नज़रसानी की जाएगी जी। अगला क्वेश्चन है, टर्म टीचिंग इज़, टीचिंग क्या कहलाती है? टीचिंग एक टेक्निक है, मेथड है, एड है या स्ट्रेटजी है? तो टीचिंग टर्म जो है इटसेल्फ ये एक स्ट्रेटजी है। चेंज एजेंट किसको कहा जाता है? जिसके पास लीडरशिप क्वालिटीज़ भी होती हैं। तो चेंज एजेंट, जब भी वर्ड चेंज आए तो ये टीचर के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि टीचर रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चे के बिहेवियर को तब्दील करने का। कुछ लोग कहते हैं यहाँ पे हेडमास्टर आता है जी। सर ये स्ट्रेटजी, टेक्निक्स और टैक्टिक्स, इनका थोड़ा सा डिफरेंस बता दीजिएगा जी। स्ट्रेटजी, सबसे पहले स्ट्रेटजी कहते हैं हाउ टू अचीव ऑब्जेक्टिव, ये इसका मतलब होता है। स्ट्रेटजीज एक का लफ्ज़ ये लेसन प्लान को ध्यान में रख लें कि वो भी स्ट्रेटजी होती है लेसन प्लान। यस जी, लेसन प्लान एक स्ट्रेटजी, माइक्रो टीचिंग एक स्ट्रेटजी है ये लॉन्ग टर्म है। इस स्ट्रेटजी वर्ड स्ट्रेटगोज से मिलके बना होता है, जिसका मतलब होता है आर्मी या टू लीड, ठीक है। और ये जो स्ट्रेटजी है इसका मतलब होता है हाउ टू अचीव ऑब्जेक्टिव। स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है? हाउ टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स। और जो मेथड्स होते हैं इनका मतलब होता है हाउ टू प्रेजेंट कंटेंट, हाउ टू प्रेजेंट कंटेंट। अब उसके बाद टेक्निक का क्या मतलब होता है? टेक्निक का मतलब होता है हाउ टू, ये थोड़ा सा मैं पहले इसको एक्सप्लेन कर लूँ कि टेक्निक जो है ये इन बिटवीन होती है, इनको कहा जाता है ये ब्रिज है स्ट्रेटजी और मेथड के दरमियान। कैसे? यानी एक टीचर एक मेथड से पढ़ा रहा है, वो मेथड तो ठीक है, उस मेथड के किसी एक पॉइंट के बारे में बच्चे क्लियर नहीं हो रहे, तो वो इमीडिएट कोई ऐसा स्टेप लेता है कि वो चीज़ बच्चे को समझ आ जाए, कोई मिसाल दे के, उसको कुछ समझा के, कोई एक्टिविटी दे के, तो इसको कहा जाता है टेक्निक। टेक्निक जो है वो एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन मेथड एंड स्ट्रेटजीज। ये इमीडिएट टेक्निक इज़ यूज टू अचीव इमीडिएट ऑब्जेक्टिव, ठीक हो गया, टू अचीव इमीडिएट ऑब्जेक्टिव। जो फौरी सर एक टैक्टिक्स भी होता है, वो बता दें। टैक्टिक्स जो है बेसिकली कहा जाता है कि जो हमारी टीचिंग टेक्निक्स हैं, टीचिंग स्ट्रेटजीज़ हैं और टीचिंग मेथडोलॉजीज़ हैं, तो इनको जब हम एक सीक्वेंस में जब हम लेके चलते हैं ना, टेक्निक्स स्ट्रेटजी पे आते हैं, फिर उसमें हम मेथडोलॉजी देखते हैं, हम जो है वो उसके बाद अपनी को टेक्निक्स यूज़ करते हैं। तो टेक्निक्स के साथ साथ सम टाइम कभी कभार हमारा जो बच्चा होता है
वो बिल्कुल हमारा कोई पॉइंट समझ नहीं पा रहा होता, तो हमें क्या करना होता है, हमें कोई प्रॉम्प्ट जो है वो अपना जो मेथड है उसको चेंज करना पड़ जाता है। तो टैक्टिक्स ऐसा उस अमल को कहा जाता है कि जब हमारा बच्चा वो उसको हमारे टॉपिक की या जो हमारा मेथड है उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रही, तो हम क्या करते हैं, हम जो है फ़ौरन अपना वो मेथड चेंज कर लेते हैं। ये टैक्टिक्स कहलाता है। ये भी हम इंशाल्लाह ताला इम्पोर्टेंट उसमें पढ़ेंगे। अ चेंज एजेंट टीचर होता है। हु डिक्लेयर्ड करिकुलम इज़ रिटन प्लान, 2 दफ़ा इम्तिहान में पूछा जा चुका है अब तक। स्मिथ ने कहा था कि करिकुलम जो है वो रिटन फॉर्म में होता है, और जो करिकुलम रिटन फॉर्म में नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं जी? हिडन करिकुलम। जी, किस कोई सवाल करना चाह रही थी? हिडन करिकुलम होता है। 1 घंटा हो गया अभी हमने 49 सर बात सुने, सर अजान का वक्फा लेना, साथ ही नमाज का भी ले लें। जी जी, अजान का भी लेते हैं इंशाल्लाह ताला 5:15 पे इंशाल्लाह। ये एक क्वेश्चन कर ले। हु इज़ नाउन एज द फाउंडर ऑफ कॉग्निटिव थ्योरी? कॉग्निटिव जो थ्योरी है इसका फाउंडर किसको कहा जाता है? जीन पियाजे को कहा जाता है। यहाँ से कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि कॉग्निटिव डोमेन पे चले जाते हैं, बेंजामिन ब्लूम पे, जिसने जो है ब्लूम टैक्सोनॉमी दी है। तो ये कॉग्निटिव जो थ्योरी है या कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, ये जीन पियाजे की थ्योरी है। आपके पास 10 मिनट की ब्रेक है। 5:25 पे आप वज़ू कर लें, फ़्रेश हो जाएं, पानी पी लें, नमाज़ पढ़ लें, अपने और मेरे लिए दुआ कर लें, फिर इंशाल्लाह ताला 5:25 पे मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। दोबारा रिपीट तो कीजिएगा। किस चीज़ को? किस चीज़ को रिपीट करूं मैं? सर ये कॉग्निटिव जो है ना, ये थ्योरी और बेंजामिन ब्लूम जो इसमें जो थोड़ी जी मैंने बताया कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी या कॉग्निटिव थ्योरी जीन पियाजे की है। बेंजामिन ब्लूम ने ब्लूम टैक्सोनॉमी दी है, उसने कोई थ्योरी नहीं दी है, उसने एक टैक्सोनॉमी प्रेजेंट की है। ब्लूम की कोई थ्योरी नहीं है, उसने टैक्सोनॉमी प्रेजेंट की है। ठीक है, ब्लूम टैक्सोनॉमी, कॉग्निटिव डोमेन। सर आपने एक सोलो टैक्सोनॉमी है जी, ये भी हम पढ़ेंगे, सोलो और ब्लूम। जी सर आपने कहा है जो ट्रूथ है वो नॉलेज है। यस, तो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे सर? नमाज के बाद। जी ठीक है। या चले मैं बता देता हूँ, अभी 1 मिनट है। जो ट्रूथ है ये अगर आप फिलोसफी सर्च करें ना तो आपको 3 कीवर्ड्स मिलेंगे, नॉलेज, रियलिटी एंड वैल्यूज़। ये फ़िलोसफी है। ठीक है, फ़िलोसफी में जब जो चीज़ भी आप डिस्कस करेंगे वो घुमा फिरा के या नॉलेज पे आके रुकेगी, या रियलिटी पे आके रुकेगी, या फिर वैल्यूज़ पे आके रुकेगी। हम कहते हैं ट्रूथ इज़ दैट विच वर्क। ये किसका बिलीफ है, आप बता सकते हैं मुझे? जी, प्रैग्मेटिज्म क्या है? एरिस्टोटल का तो नहीं, प्रैग्मेटिज्म का प्रिंसिपल है ये। ठीक है, प्रोजेक्ट मेथड का प्रिंसिपल है ये, प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी का। अब यहाँ पे ट्रूथ किसको कहा गया है? रियलिटी को कहा गया है? वैल्यूज़ को कहा गया है? नहीं, वहाँ पे नॉलेज को कहा गया है कि नॉलेज वो होगा, वो उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, कौन सा? जो प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, तो ट्रूथ जो है ये नॉलेज से रिलेटेड है। ट्रूथ जो है बेसिकली हम जब बात करते हैं ना रियलिटी की, तो रियलिटी जो है वो इस मेटाफिज़िकल चीज़ों से रिलेटेड जो है ना कॉन्सेप्ट रियलिटी का, वो मेटाफिज़िकल है। मेटाफिज़िकल किसको कहते हैं? जिनको हम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, जब वो ऐसी चीज़ें जो तख़य्युलात की दुनिया में हैं, जिनका वजूद हमारी जो एक्सपीरियंस से बाहर है, लेकिन वो एग्जिस्ट कर रही हैं, उनकी एग्जिस्टेंस है। एग्जिस्टेंस जिस चीज़ की है वो मेटाफिज़िकल है। ठीक है, जिस चीज़ का वजूद है, आइडियाज़ का वजूद नहीं होता। ठीक है, इनकी फ़िज़िकल ऑब्जेक्ट मौजूद होते हैं। प्लीज़ सुन लें। तो ये जो है वो किससे रिलेटेड है? रियलिटी से रिलेटेड है। वैल्यूज़ जो है वो गुड और बैड से हैं। तो जो ट्रुथ है, ट्रुथ का मतलब यहाँ पे सच्चाई नहीं है, यहाँ पे नॉलेज है। जी इंशाल्लाह ताला नमाज के बाद मज़ीद डिस्कस करेंगे। नमाज ब्रेक है सर। एक क्वेश्चन सर, एक नमाज के बाद सर प्लीज़ एक क्वेश्चन ले लें। अच्छा